मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने इन दिनों शरद पवार को अपना मोहरा बनाया है। दोस्तों राजनीति में नैरेटिव का बड़ा महत्व है और भारतीय जनता पार्टी के इस पॉलिटिकल नैरेटिव में महाराष्ट्र की राजनीति इस प्रकार से फंसी है कि न कांग्रेस न उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं सूझ रहा, समझ में नहीं आ रहा है इनको कि करना क्या है, जाना किधर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी न थकती है न रुकती है, केवल चलती रहती है और लड़ती रहती है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का दावा करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाजपा या तो जीतती है और हारती है तो सीखती है, और जब हारती है तो दुगनी ताकत से वापसी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया महाराष्ट्र में, और वही खेल भारतीय जनता पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में करने का प्रयास कर रही है दोस्तों। और इसीलिए शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपना मोहरा बनाकर न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को बल्कि पूरे देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रही है कि ये जो सिगुफा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, मर्जर का, विलय का, पहले चला तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में, जब प्रचंड हार हुई विपक्ष की, भाजपा की प्रचंड विजय हुई, तो याद होगा आपको ममता बनर्जी ने सबसे पहली चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को, राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की और कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि नाउ टाइम हैज कम व्हेन ऑल पार्टीज शुड कम यूनाइटेड, शुड कम टुगेदर। लेकिन जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई तो क्या हुआ? एक तरफ नैरेटिव क्या बनाया गया, विपक्ष समर्थक पॉलिटिकल कमेंटेटर के द्वारा मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अखबारों में लेख लिखे गए। ममता बनर्जी को भावी राज्यसभा में विपक्ष का नेता तक बता दिया गया। यह तक कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर के किसी राज्य से राज्यसभा के लिए चुनकर आएंगी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बदले विपक्ष का नेता बनेंगी। कांग्रेस पार्टी में उनकी पार्टी का विलय होगा। अभिषेक बनर्जी कांग्रेस पार्टी में महासचिव बनाए जाएंगे। यहां तक नैरेटिव बना दिया गया। तो वैसा ही नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार के बहाने महाराष्ट्र की राजनीति को नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति को साधने के लिए अब आगे इस नैरेटिव को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। क्या है ये नैरेटिव? ये नैरेटिव वही है जो नैरेटिव ममता बनर्जी के सहारे बनी थी, विलय का। भारतीय जनता पार्टी पवार दांव से एक्सपोज करना चाहती है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में और दिल्ली में राहुल गांधी को अब तक इसका कोई भी जवाब शायद सूझ नहीं रहा है कि इसका जवाब क्या दिया जाए। आपने देखा पिछले महीने भी बंगाल में हार के बाद इंडिया अलायंस की बैठक में ही ममता बनर्जी ने प्रेस को बता दिया कि विलय का कोई सवाल नहीं उठता है। उसके बावजूद यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से निकले हुए जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। कांग्रेस इनकार कर रही है, टीएमसी इनकार कर रही है, सुप्रिया सुले इनकार कर रही है, लेकिन फिर भी यह नैरेटिव चल रहा है। क्यों? मकसद क्या है? दोस्तों याद रखिए, विलय कब होता है? विलय एक ही शर्त पर होता है, वो शर्त होता है जीतने की क्षमता। विलय 1977 में हुआ था पार्टियों का। तब आपातकाल के दौरान, आपातकाल के बाद जब लोगों को लगा 1977 में 77 में कि इंदिरा गांधी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चुनाव में हराया जा सकता है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत में चुनाव नहीं हारी थी।
चुनाव कहां हारी थी? उत्तर भारत में, जहां के रहने वाले थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उनके नेतृत्व में जो जनता पार्टी बनी थी, उस पार्टी में शामिल कौन हुए थे? मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, बिरजू पटनायक। यानी जिन जिन राज्यों में मोरारजी देसाई के साथ साथ छत्रप थे, जहां जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण का प्रभाव था, वहां वहां जनता पार्टी को सफलता मिली थी। लेकिन दक्षिण भारत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण कोई चेहरा नहीं थे, इसलिए वहां भी कांग्रेस को ही जीत मिली थी। आपातकाल की ज्यादतियों के बावजूद दक्षिण भारत में कांग्रेस ही जीती थी। 1989 में दूसरी बार मर्जर हुआ था। चौधरी देवीलाल, चौधरी अजीत सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सब लोग, बिरजू पटनायक, सभी ने मिलकर जनता दल बनाया था। चूंकि इनको भरोसा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बोफोर्स के मुद्दे पर सत्ता परिवर्तन संभव है। न केवल जनता दल बनी थी, मर्जर हुआ था, बल्कि मोर्चा भी बना था। एनटी रामाराव साथ आ गए थे, याद होगा आपको। जनता दल में रामकृष्ण हेगड़े भी थे, कर्नाटक के। दोस्तों, सफलता मिली थी, बीपी सिंह की सरकार बनी थी। दोस्तों, विलय नहीं हुआ था, लेकिन मोर्चा बना था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। चूंकि 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। लोगों को लगा था अब की बारी अटल बिहारी लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, यह भरोसा लगा था। तब बीजेपी के साथ, वो बीजेपी जो अछूत थी राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण, धारा 370 की समाप्ति के मुद्दे के कारण, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अनटचेबल थी, अस्पृश्य थी। उस भारतीय जनता पार्टी को जॉर्ज फर्नांडिस का समर्थन मिलता है, फारूक अब्दुल्ला साथ आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के। क्यों आते हैं वाजपेयी के साथ फारूक अब्दुल्ला भी? इसलिए कि लोगों को लगा था कि जनता ने जनादेश देने का फैसला कर लिया है, अब की बारी अटल बिहारी। 1996 में 13 दिन की वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। उसके बाद देवगौड़ा और गुजराल का फॉर्मूला फेल कर गया था। कोई विकल्प नहीं बचा था। कांग्रेस अस्त व्यस्त थी। नरसिम्हा राव चुनाव हार चुके थे 96 का ही। सीताराम केसरी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी में कोई संभावना नहीं दिखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव जीतना लगभग तय था 1998 में। इसीलिए वो राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी को अछूत कहा करती थी, सांप्रदायिक कहा करती थी, वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके, एमके स्टालिन की पार्टी, एमके स्टालिन के पिता करुणानिधि बीजेपी के साथ आए थे। हिंदुत्व के मुद्दे पर आज सबसे ज्यादा मुखर रहने वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने बीजेपी का समर्थन किया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ आए थे। कारण एक था, भरोसा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण में, भरोसा विश्वनाथ प्रताप सिंह में, भरोसा अटल बिहारी वाजपेयी में। 2014 में विलय नहीं हुआ था, मोर्चा बना था। नरेंद्र मोदी को उन लोगों का भी साथ मिला था
जो नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर ही बीजेपी को छोड़ कर गए थे, रामविलास पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया था गोधरा के मुद्दे पर, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर। वही रामविलास पासवान 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का समर्थन करने को मजबूर हो गए थे। क्यों? इसलिए बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों को लग गया था कि मोदी की सरकार बनेगी, इसलिए आए थे रामविलास पासवान। तो जब तक 2029 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई लोकनायक जयप्रकाश, कोई विश्वनाथ प्रताप सिंह, कोई अटल बिहारी वाजपेयी और कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं मिलेगा, तब तक न विलय होगा न मोर्चा सफल होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी संदेश और संकेत दे रही है इस पवार दाव से पूरे देश की राजनीति के क्षेत्र से करने वाले क्षेत्रीय दलों को, कि राहुल गांधी के साथ जाकर कांग्रेस में विलय करके ममता बनर्जी को मिलना क्या है, शरद पवार को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जगन मोहन रेड्डी को, क्या मिलेगा अरविंद केजरीवाल अगर अपनी हट छोड़कर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो केजरीवाल को मिलेगा क्या? क्या केजरीवाल देवीलाल बन पाएंगे? यानी सत्ता में हिस्सेदारी। जब तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और हिस्सेदारी मिलने का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक न विलय हो सकता है न मोर्चा बन सकता है। तो पवार दांव, पवार चर्चा, पवार का विलय, कांग्रेस में मर्जर के मुद्दे को बीजेपी इसीलिए आगे बढ़ा रही है जिसकी शुरुआत तो कांग्रेस के समर्थक पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने किया था। अब उसी को बीजेपी मुद्दा बनाकर आगे बढ़वा रही है। तो दोस्तों, राजनीति में हर कुछ वो होता नहीं जो दिखता है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो यही बात भारतीय जनता पार्टी साबित करना चाहती है ये विलय के शिगुफे से। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एनसीपी का विलय, टीएमसी का विलय का मामला खत्म हो गया, लेकिन एनसीपी का विलय हो जाएगा कांग्रेस में। लगातार ये पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है और ये चलेगा 2029 तक, याद रखिएगा। 2029 तक ये विलय चलना है। तब तक ये विलय या कुछ भी नहीं होगा। तो सवाल ये है, बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि क्या वो नेता राहुल गांधी हो सकते हैं? जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।